हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक रहेगा आपका एचटेट पे ही, जो हमारा चल रहा था टीजीटी मैथ्स 2019 का पेपर सेट डी हमारा है। मेरे पास सेट डी कोड है, आपके पास जो भी हो सकता है। आपको सेट डी कोड चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें मिल जाएगा आपको पूरा। आज मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उतने ज़्यादा कराऊंगी, तो पूरा वीडियो देखते रहना, क्योंकि इसके अंदर एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट गया या जो आपको नहीं आता हो। क्योंकि टीजीटी का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो देखने ही पड़ेंगे, और एचटेट का यही क्राइटेरिया हर साल रहता है। एक बार अगर आप पेपर देखते हैं, पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं ना, तो वही चीज़ अगले पेपर में सेम टू सेम पूछी जाती है, बस स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। तो पुराने क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आगे नए क्वेश्चंस पे कैसे बढ़ोगे। प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, लेकिन प्रीवियस ईयर करने भी ज़रूरी है। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी, हुआ तो एक लेक्चर और बनेगा, अदरवाइज कोशिश करती हूँ इसी में कवर करा दूँ। फिर 2019 के बाद 2018 का पेपर उठाएंगे, तो उनको भी देखते रहना। क्वेश्चन है 111, हमारा 111 क्वेश्चन है। फॉर वट वैल्यू ऑफ के की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए जिसमें k+2, 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बन जाए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है? जो लगातार होते हैं, एक के बाद एक, 3 लगातार टर्म्स की जो सीक्वेंस बन जाए। तो ऐसी हम k की क्या वैल्यू लें कि वो AP की फॉर्म में आ जाए। तो टर्म्स क्या हैं? k+2, 4k-6 एंड 3k-2, ये 3 हमारे पास टर्म्स गिवन हैं। वो बोल रहा है ऐसी k की क्या वैल्यू उठाई जाए जो तीनों टर्म्स जो हों हमारी, ये वाली आपस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, सो AP की फॉर्म की बात कर रहा है। आपको एक जनरल सी चीज़ पता होगी, AP जो होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोला जाता है। AP, GP और HP आपने चैप्टर्स कर रखे होंगे। तो AP के अंदर इसमें से माइनस करें तो वो D होता है। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करें तो वो भी कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या करें, 4k-6 को माइनस कर दें k-2 से और बराबर कर दें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस करके, इधर से कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस करके, देन आपका निकल आएगा 3k-2 -4k, और जो -6 था वो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन k की वैल्यू सॉल्व कीजिए, 3k-8, यहाँ से हमारा -k +4, k इधर ले जाइए 4k, और ये हमारा हो जाएगा 8 उधर गया 12। वैल्यू ऑफ k इज़ 3, सो आवर आंसर इज़ 3, मीन्स थर्ड ही आंसर, और 3 ही आंसर, थर्ड ही आंसर। तो दोनों ही चीज़ें 3 हो गई। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से थर्ड हमारा करेक्ट है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्पीड मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी, मुझे लास्ट लेक्चर में बोला गया कि स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखती हूँ मैं, तो बाकी बहुत से कैंडिडेट समझ पाते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। आज ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत स्लो बताया मैंने, फिर भी नहीं समझ आया तो आप थोड़ा सा नॉर्मल वाली स्पीड से और थोड़ा नीचे कर लो, यही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 112 पे बढ़ते हैं। सो देखिए, अगला क्वेश्चन है 112। अ वर्टिकल रोड 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो 10 मीटर लॉन्ग on the ground at the same time a tower cast a shadow 50 मीटर long on the same ground सेम है, height of the tower is। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, हिंदी में बता देती हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ के मैदान पर छाया 10 मीटर लंबी है। इसी समय एक मीनार की छाया उसी मैदान पर 50 मीटर लंबी है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन, अब हम समझेंगे इंग्लिश में ही। क्वेश्चन, ए वर्टिकल रोड 20 मीटर लॉन्ग, मतलब कि एक वर्टिकल रोड है जो 20 मीटर लंबी है, जिसका शेडो जो पड़ रहा है ग्राउंड पे वो 10 मीटर ही है सिर्फ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल जनरल नॉलेज बोल सकते हैं इसे। 20 मीटर लंबी जो हमारी रोड है उसका शेडो 10 मीटर का आपका पड़ रहा है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर, एक और टावर है जो 50 मीटर शेडो है वो 50 मीटर कास्ट करता है। ऑन द सेम ग्राउंड सेम ही है हमारा, तो हमें हाइट बतानी है टावर की। जनरल सा क्वेश्चन था। ये शेडो 10 है तो हमारी उस टाइम पे हाइट 20 है, ये शेडो 50 है तो उस समय पे हाइट कितनी होगी? 100। पहला ही ऑप्शन करेक्ट था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ए बोल लो या फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ 15C3R इक्वल है 15CR+3। बहुत स्लो, मुझसे वैसे ही बोला ही नहीं जाता, चलो कोई नहीं, ट्राई करती हूँ।
देन आर इज इक्वल टू, आर क्या होगा 15C 3R हमें दे रखा है 15CR प्लस 3। अब इससे स्लो तो क्या ही कराऊँ, ठीक है। 15C 3R हमें गिवन है 15CR प्लस 3 के, हमें R की वैल्यू बतानी है। जब भी हमारा ऊपर ये NCR वाला अगर आपको फॉर्मूला पता हो, जब भी हमारा ऊपर n दोनों के बराबर होते हैं तो जो नीचे दो टर्म्स होती हैं उसका सम उस n के इक्वल आता है। सो यहाँ से 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल टू, जब आप 15 रखेंगे तो यहाँ से हो गया हमारा 4R बराबर में 12, R की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 के साथ। ये भी आंसर वही चीज़ करेक्ट है, 3 ऑप्शन और 3 ही आंसर करेक्ट। क्लियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 114 क्वेश्चन पे, 114। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 114 क्वेश्चन कह रहा है ए मैन स्टार्ट्स विद अ सर्टेन मंथली सैलरी। एक मैन एक काम स्टार्ट करता है मंथली सैलरी पे एंड अर्न्स ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। हर साल एक फिक्स्ड उसका इंक्रीमेंट होता है। फिक्स्ड इंक्रीमेंट का मतलब कुछ इंक्रीमेंट होना मीन्स उसके जितनी सैलरी मिलती थी उससे एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट बढ़ते चले जाना। एवरी ईयर मीन्स हर साल। इन हिज सैलरी इफ़ हिज सैलरी वॉज 1500 आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद 1500 उसकी सैलरी होती है ऑफ सर्विसेज एंड 1800 आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विसेज। 10 साल काम करने के बाद उसकी सैलरी 1800 रुपये होती है। व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी। क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 4 साल में उसकी सैलरी 1500 रुपये होती है। 4 साल में उसकी सैलरी 1500 रुपये होती है, ये लाइन हो गई हमारी। और 1800 होती है 10 साल में। 10 साल में उसकी सैलरी 1800 होती है, समझे। तो कितने सालों में, दैट मीन्स 6 ईयर्स में उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, 300 रुपये। उसकी सैलरी 6 साल के अंदर 300 रुपये बढ़ी। मीन्स अगर हम 1 साल का पूछें कि उसकी 1 साल में कितनी सैलरी बढ़ रही है, 1 ईयर में उसकी सैलरी 50 रुपये बढ़ रही है। 1 साल में उसकी सैलरी 50 रुपये बढ़ रही है। वो कह रहा है व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी। जब उसने स्टार्ट किया, 4 साल बाद 1500 है ना, मीन्स जब उसने 1, 2, 3 और चौथे साल में तो उसकी 1500 है। जब उसने यहाँ पे स्टार्ट किया तब उसकी कितनी सैलरी थी, ये चीज़ हमें बतानी है। जब 1 साल में 50 रुपये बढ़ रही है तो या तो आप ये 50 रुपये चारों तरफ माइनस कर दो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1300 डायरेक्ट ही हमें पता, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मोटी सैलरी तो है नहीं कि हम कैलकुलेशन करें। नॉर्मल सी नाम मात्र सी सैलरी उसकी इंक्रीज़ हो रही है हर साल 50 रुपये। उसने पूछा स्टार्टिंग सैलरी मीन्स 4 साल पहले की सैलरी जब उसने शुरू किया काम, तो आप या तो क्या करें 50 माइनस कर दें। अगर आपको वो नहीं करना तब भी आप 1300 पे आ जाएंगे। नहीं करना तो आप क्या कीजिए, 1 साल जब बोल रहा है 50 रुपये उसकी सैलरी बढ़ती है तो 4 साल में कितनी बढ़ेगी, 4 ईयर्स में, तो 4 साल में 200 रुपये। तो जब 4 साल में 200 तो आप 200 डायरेक्ट माइनस कर दें, कोई कैसे भी कर सकते हैं। मीन्स 4 साल बाद उसकी अगर सैलरी 1500 रुपये है तो जो 200 रुपये माइनस आप करेंगे, दैट मीन्स स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 1300 रुपये थी। ये रुपीज़ हैं सारे। सो हमारा 1300 करेक्ट आंसर है, थर्ड आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। समझ आया क्या होगा, नहीं समझ आया, जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, आज मैं क्वेश्चन 111 से मैंने स्टार्ट कराया है। जहाँ तक भी हम इस वीडियो को ले जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले जाएंगे, आपको जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कमेंट कर देना कैसा लग रहा है आपको, और कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं होगी, खैर मिस्टेक नहीं कह सकते इसमें वैसे, क्योंकि पेपर के अंदर 2-3 मिस्टेक्स थी। उन मिस्टेक्स को मैं रेक्टिफाई यहाँ पे करूँगी, वो भी आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की गलतियाँ थी, वो कैसे क्या उसमें मिस्टेक्स थी, वो सारी इस वीडियो में ही रहेंगी। तो चलते हैं 115 क्वेश्चन पे। सो देखो अगला क्वेश्चन 115 क्वेश्चन था, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़। हमें कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ बताने हैं इस टर्म में, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7। अब देखो जीरोज़ बताने हैं कि हमारे इन सारे को मल्टीप्लाई करके, अब इतना तो टाइम होगा नहीं पेपर में कि आप इस सबको मल्टीप्लाई करने लग जाएं, लास्ट में कितनी जीरोज़ आ रही हैं हम वो काउंट कर सकें, तो नहीं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखो 7 है, 7 और 5 का मल्टीप्लाई 0 नहीं देगा, 7 और 3 का भी नहीं देगा, 7 और 2 का भी नहीं, सिर्फ 2 और 5 का मल्टीप्लाई ही ऐसा है जो लास्ट में 0 बनाता है ना, 5 2 ज़ा 10, तो इसमें एक 0 बनती है। सो हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार है ना, 5 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार है, लेकिन इसमें तो एक 0 बन रही है, इसमें एक 0 बन रही है, इसमें एक 0 बन रही है। इस 5 का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये 5 वेस्ट है क्योंकि लास्ट में 5 हुआ, 0 तो नहीं हुआ। तो कितने ऐसे 5 और कितने ऐसे 2 हैं जो हमारे लास्ट में 0 दे सकते हैं, ये तीनों दे सकते हैं, तो 3 0 लास्ट में आ सकती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ इज इक्वल टू 3, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 116 क्वेश्चन क्या कहता है,
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीन मीडियन मोड से फिर से क्वेश्चन आया हुआ था। मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं और अब हमारा ये फिर से मीडियन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो दोबारा से मीडियन का क्वेश्चन उठ के आया। इसके अंदर हमें एक ये लाइन दे रखी है 24, 25, 26, देन x+2, x+3, 30, 31, 34। अब हमें क्या बताना है, इसमें मीडियन ऑफ द डाटा इज गिवन टू यू इज़ 27.5, 27.5 हमें मीडियन दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी हमें मीडियन का क्वेश्चन दे रखा होता है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ऑटोमेटिकली ये ऐसा दे रखा है बीच में x की वैल्यूज़ हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, इसको हमें नहीं इधर से उधर करना वैल्यूज़ को। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे इवन जो हमारे ऑड वाले नंबर होंगे ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारी संख्याएं हैं, उसके अंदर से देखो 3 इधर से छोड़ दो संख्याएं, मतलब 3 डिजिट इधर से आप रिमूव कर दो, 3 इधर से रिमूव कर दो, जो बीच में बची हुई 2 डिजिट्स हैं उन दोनों डिजिट्स का हम क्या कर देंगे, सम बाय में 2, वो हमारा मीडियन होगा। और जब हमारी इवन टर्म्स होंगी, जब हमारी इवन टर्म्स हैं तो मिडल की 2 टर्म्स होती हैं, मिडल की 2 टर्म्स बाय में 2, और जब हमारा ऑड है तो वो तो ऑड नंबर बीच वाला ही होता है मीडियन, ठीक है। सो इसमें अब हमें क्या करना है, बीच की 2 टर्म्स हैं x+2 और x+3 बाय 2, और वो हमें मीडियन गिवन है 27.5। तो x और x 2x और प्लस 5x, 2x + 5 बराबर में 27.5 का ये वाला 2 ऊपर जाएगा, डबल होगा, कितना हो जाएगा 55, और यहाँ से हमारा 2x आ जाएगा 50 और x आ जाएगा 25। 25 के साथ 25 के साथ मेरा बी ऑप्शन या 2 ऑप्शन, क्योंकि नंबरिंग ये 1 2 3 4 देता है, 1 2 3 4, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 25 आंसर है। अगेन देखिए इन दोनों का सम बाय 2 वो हमें मीडियन के इक्वल गिवन है, एंड देन द कैलकुलेशन वर्क, ठीक है, वो तो आप कर ही लेंगे। 117 देख लेते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए स्केयर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए गिवन स्केयर। एक हमें स्केयर गिवन है, सबसे पहले मैं आपको ना बड़ा डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं डायग्राम इरेज कर दूंगी। एक बार हम डायग्राम समझ लेंगे फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है ए स्केयर इज ड्रॉन, हमने बना दिया एक स्केयर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए गिवन स्केयर। एक गिवन स्केयर के जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने पे फिगर सबने बनाया होगा, लेकिन आगे जाके कहाँ गड़बड़ी आई थी वो बताती हूँ। यहाँ तक सबने किया होगा कि एक स्केयर गिवन है, उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ो, फिर से एक स्केयर बन गया, फिर इन द सेम वे द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज इनडेफिनेटली, मीन्स इनडेफिनेटली टाइम्स तक ये प्रोसेस हमारा कॉन्टिन्यू चले जा रहा है। देन अगेन ये जो 4 इसके कॉर्नर्स मिड पॉइंट्स हैं उसको वो कह रहा है फिर से ज्वाइन करो, और फिर वही प्रोसेस, फिर अगेन इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करो, फिर से वही प्रोसेस। तो ये प्रोसेस वो कह रहा है कॉन्टिन्यू इनडेफिनेटली टाइम तक चले जा रहा है। इफ़ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्केयर इज़ 4, अगर पहले वाले स्केयर की जो साइड है उसने दे दी है 4, ये 4 है तो ऑब्वियस ही बात है ये साइड भी 4 है। देन हमें निकालना क्या है, देन द सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल स्केयर्स आर इक्वल टू। तो इसके अंदर जितने भी हमारे स्केयर्स में स्केयर बने जा रहे हैं उन सब के एरियाज का सम हमें निकालना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्वेश्चन समझना, आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे वो बात की बात है। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप क्या कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, एक स्केयर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्केयर, फिर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्केयर, सिमिलर वे इंडेफिनेटली टाइम तक चलेगा। बड़े वाले का हमें साइड दे रखी है 4, ऑटोमेटिकली ये भी 4, तो बड़े वाले का अगर सबसे बड़े वाले का एरिया निकालना हो तो 16 आ गया, 4 4 जा 16। उसने क्योंकि यही कहा है ना एरिया निकालना है सभी का और उनका सम करते जाना है, ऑल द स्केयर्स, सभी स्केयर्स का एरिया निकालते जाओ, सम करते जाओ, एरिया निकालते जाओ, सम करते जाओ। एक का आ गया हमारे पास। अब एक का आ गया तो जब ये हमारा 4 है तो इसका ये वाला पार्ट 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे होता है ना। तो ये जब अब इसमें देखो ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है, तो ये 2 ये 2, यहाँ से पाइथागोरस लग सकती है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ 2 स्केयर प्लस 2 स्केयर का अंडर रूट मीन्स 4 और 4 8 मीन्स √8, √8 का मतलब 2√2, ठीक है, आप अपनी कॉपी में करते जाएं। सो ये आ गया 2√2, ठीक है। अब मैं इसे हटाती हूँ, अब ये 2√2 पूरी साइड है, ये वाली पूरी साइड भी 2√2, ठीक है, 2√2 और 2√2 का हमारा क्या हो जाएगा एरिया। एरिया क्या होता है साइड्स का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और √2 2, 4 दूनी 8 मीन्स सेकेंड एरिया आ गया मेरे पास 8, ठीक है। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे, आगे क्या करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, फिर ये √2 और फिर हमारा ये √2, फिर √2 और √2 से हमारा
ये वाली हमारी साइड आ गई ना, ये वाली साइड √2, फिर ये वाली √2, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, फिर वही √2 का स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर, 2 2 4, और 4 का जब अंडर रूट करेंगे तो 2, मीन्स ये साइड बड़ी वाली आ गई 2, ये साइड 2, तो फिर से ये साइड 2, 2 दूनी 4, अगला आ गया 4। सिमिलर वे में आप करते जाना, समझ में आई, फिर से हाफ करोगे 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में आपका ये इनडेफिनेटली टाइम तक चलना है तो हमें ज़्यादा तो चलाना नहीं। अब अगर आपको ये फिगर समझ आ गई हो तो मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन नंबर 117 डाल के मुझे दोबारा से कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की। तो अब हमारा आ गया 16, वैसे आई होप अब अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन 4। फिर अब ये सीक्वेंस देखो क्या बन रही है, ये जीपी सीरीज़ बन गई, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आधा आएगा, फिर 1/4 आएगा, ऐसे करते करते ये जीपी सीरीज़ बन गई। और हमें निकालना है एरियाज़, ये सारे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ का सम। अब जीपी सीरीज़ का सम क्या होता है, जीपी के अंदर सम ऑफ, अब इनडेफिनेटली टाइम्स तक गया है तो इन्फिनाइट सीरीज, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे आपको। मुझे नहीं लगता मेरी स्पीड तेज़ है, बहुत ही स्लो करा रही हूँ अब तो मैं। a/1 - r, ये हमारा सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ का ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना कहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिर से आपका पेपर में 2020 में भी देखने को मिलेगा। a 16 और 1 - r हमारा कितना है, आधा, तो 1 - आधा, आधा 2 ऊपर गया, 16 दूनी 32, ठीक है। ए आंसर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का इस क्वेश्चन में डाउट था, तो आज मैंने अच्छे से क्लियर कराया है। फिर भी नहीं हुआ तो देखते हैं, आगे कर लेंगे। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन वॉकिंग x मीटर टुवर्ड्स ए टावर, एक टावर है, टावर की x मीटर की तरफ जाते हुए, x मीटर हमें वॉकिंग डिस्टेंस दे रखा है, x मीटर टुवर्ड्स ए टावर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, एक बेस से हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हुए द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाता है हाइट ऑफ द टावर। देखो ये हाइट है, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। सो वो यहाँ से जाता जाता 30 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल पे आके चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये फिगर सबने बना लिया होगा, इसके बाद कहाँ से कैसे गड़बड़ हुई मुझे नहीं पता। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, दोबारा से देखो, ऑन वॉकिंग x मीटर टुवर्ड्स ए टावर, जब x मीटर टुवर्ड्स टावर, ये टावर है, ठीक है, इस टावर, ये बंदा यहाँ से आ रहा है, जब वो टावर की तरफ आ रहा है पहले 30 डिग्री एंगल बनाता है और फिर आगे आते 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 60 डिग्री तक एंगल आ जाता है, यहाँ पे आता है, तो वो एंगल इस टावर से मेज़र करेंगे तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये इसको y मान लो, ये पूरा कितना हो गया हमारा x + y। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नेमिंग देनी है दे दो, नहीं देनी तब भी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे A B C D E मेंशन करोगे तब आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है। x मीटर पहले आया 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ, फिर उसने 30 डिग्री से 60 डिग्री अपना एंगल चेंज कर लिया, यहाँ तक आ गया तो एंगल चेंज हो गया। हमें हाइट निकालनी है टावर की, ये डिस्टेंस ले लिया मैंने x, फिर जब 60 डिग्री एंगल हुआ मैंने डिस्टेंस ले लिया y। अब हमें टेंजेंट वाले फॉर्मूलेस पता हैं, टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट 60 क्या होता है। यहाँ से हमारा h अगर हम इस y की फॉर्म में देखें तो y टेंजेंट 60 √3, और यहाँ से h इसकी इन दोनों की होगी अब तो, क्योंकि यहाँ से तो ये पूरा ही है, पहले इस वाले के लिए 60 डिग्री है और पूरे वाले के लिए तो 30 डिग्री है, तो x + y और 30 हमारा 1/√3। अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो ये फिगर इरेज कर दूँ, अगर ये चीज़ें दो समझ आ गई तो। ये भी h है, ये भी h है, ये h इस टेबल का है, इस ट्रायंगल का है, और ये वाला h दूसरा पूरे ट्रायंगल का है, ठीक है। सो अब देखो दोनों h हैं तो दोनों h को आप कंपेयर कर सकते हैं, लो मैंने कंपेयर कर दिया, x + y √3, ठीक है। y वाला मैं इधर ले जाऊँ, y √3 या √3y लिख लो, और ये 1/√3y मैं इधर ले गई, 1/√3x यहाँ बच गया, √3 ऊपर गया तो 3y, 3y - 1 2y, 2y में √3, 1/√3x, √3 से √3 कट गया, y मेरा आ गया यहाँ से, y आ गया आधा x, ठीक है। ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। y आ गया ½ ऑफ x। हमें क्या बताना था? हाइट ऑफ द टावर। y आ गया इन टर्म्स ऑफ x और हमें निकालनी है हाइट, तो या तो इसमें डालो या इसमें डालो। अब इसमें क्यों नहीं डालेंगे? अब आप पूछ सकते हैं इसमें क्यों डाला, इसमें क्यों नहीं, क्योंकि इसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ तो है नहीं, इसमें y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, और हमें आंसर्स में भी x ऐसे का ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि सॉल्व भी नहीं होगा तो छोड़ेंगे ही। तो h y हमारा क्या आ गया? ½ ऑफ x साथ में √3, है ना।
तो यहाँ से ये कितना हो गया √3/2 और x। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? थर्ड। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो बता देना। हम चलते हैं 119 क्वेश्चन पे। सो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 119 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45। पिता की और बेटे की जो आयु का जोड़ है वो 45 है। 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट था वो 124 था। हमें प्रेजेंट एज बतानी है, आज की एज। तो सबसे पहले करेंगे, एक सेकेंड, फादर प्लस सन। हमें गिवन है फादर प्लस सन की एज 45। ठीक है, मतलब कि अब आप वो बोले, एक तो बड़े बड़े मेथड करते हैं, इसको x माना तो ये हो जाएगा 45 माइनस x, फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट 5 साल पहले करोगे, 5 माइनस करोगे, उसमें से भी 5 माइनस करोगे, उन दोनों के प्रोडक्ट को 124 के इक्वल रखोगे। दैट करके देखो कैसे करते हैं आप सब, आज तक कैसे करते आए हो। इसको x रखोगे, ये हो जाएगा 45 माइनस x, इन दोनों का जोड़ बन रहा है 45। ठीक है, उसके बाद 5 साल पहले ये हो गया 40, 5 साल पहले की बात करें तो, और ये हो गया x माइनस 5, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 124। इसको इतने बड़े को खोलने बैठ जाओगे, क्वाड्रेटिक बनेगी और आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, x मानो ही मत, आप इसको जनरल, बिल्कुल जनरल अपने माइंड से कैलकुलेशन वर्क करते हुए इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। 45 दोनों की एज दे रखी है, सम दोनों का सम, और हमें प्रोडक्ट दे रखा है 124। उन दोनों की जो 5 साल पहले की उम्र है, 5 साल पहले की, ये याद रखना, 5 साल पहले की का जो प्रोडक्ट है वो है 124। अब 124 के ना फैक्टर बना के देख लो, याद रखना ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, एक्स वाला भूल जाओगे। 124 जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे बनेंगे फैक्टर ये, तो 2 और 2 और 31, मतलब कि 4 और 31 या 31 और 4, ये फैक्टर बन रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़ा वाला जो है हमारा क्या होगा, फादर ही होगा, छोटे वाला बच्चा होगा, है ना। तो ये फैक्टर हैं 5 साल पहले वाले के। दैट मीन्स 5 साल पहले बच्चा 4 साल का था, 5 ईयर्स एगो, और जो फादर थे वो 31 ईयर्स के थे। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स वाला तो माना तक नहीं है। तो हमें बताना है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब आज के दिन की एज, आज के दिन की एज 5 जोड़ दो, क्योंकि ये तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चा है वो हो जाएगा 9 साल का, और जो पिताजी हैं वो हो जाएंगे 36 साल के। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था। अब आप एक्स से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए। 120 देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। हमें दे रखा है इफ़ HCF ऑफ 56 और 72, दो नंबर्स दे रखे हैं 56 और 72, उन दोनों का HCF बराबर है 56x प्लस 72y के। x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y का मान क्या होगा। यहाँ में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 3 -4 3, 4 और -3, या तो दोनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर दूसरा नेगेटिव एक पॉजिटिव, और या फिर दोनों हमारे नेगेटिव। तो इसको कैसे करना था, 56 और 72 का सीधा सीधा HCF आपको निकालना आता है। HCF 56 और 72 का क्या होगा 8। HCF जब हमारे पास 8 आ गया, अब मैं इस पोर्शन को डायरेक्ट लिख दूँ। अब ये मत कहना HCF निकालना, बताओ बच्चों की तरह निकाल के देख लो 56 और 72 का HCF क्या आएगा। नहीं तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को एक ही टेबल पे कट करता है। तो 8 आ गया, हमने लिखा 8 बराबर में 56x प्लस में 72y। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद ना फिर से हमारे पास 2 चॉइस है करने की। या तो आप x और y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करोगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 56 का 4 से मल्टीप्लाई, 72 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस तो चेक करना ही है। तो आप इसे क्या करो, जो कटता है काट दो। 8 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72, मतलब ये आ गया 7xy प्लस 9y बराबर 1। अब सिंपल हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया ना चेक करना। अब वैल्यूज़ पुट करके देखो, 28 अगर हम 4 रख रहे हैं तो, और 27, ऑटोमेटिकली 4 और 3 ही रखना है, तो 28 और 27, तो बीच में क्या आना चाहिए नेगेटिव साइन, तभी तो यहाँ 1 बनेगा। मीन्स ये आंसर करेक्ट। आपको ना लंबे मेथड्स पे नहीं जाना, अपने पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कैसा हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं वही यहाँ पे बता रही हूँ मैं। आपके यूज़फुल हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। नहीं तो नहीं भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सॉल्यूशन तभी पूरा ही करवाने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 120। आगे चलते हैं 121 पे। अब ये वाली जो सीरीज़ है वैसे मैं 10-10 की ले रही थी, यहाँ पर मुझे बंद करना था, लेकिन 10 क्वेश्चन और करा देती हूँ, और 10 से ज़्यादा नहीं कराऊँगी। फिर एक और वीडियो में लास्ट के 20 क्वेश्चन करा दूँगी।
वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए 2 घंटे की बनी तो बहुत जल्दी मतलब फ़ोन भी फुल हो जाएगा और वीडियो अपलोड होने में भी 3-4 घंटा लग जाएगा, तो इसीलिए 10 क्वेश्चन और करा देती हूँ। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर्स हमें गिवन है, तीनों की रेशो गिवन है, 1/2 रेशो, 2/3 रेशो, 3/4। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ये जो 3 नंबर्स हैं जिनकी रेशो गिवन है, सबसे पहले इसको नंबर में निकालना पड़ेगा। जो 3 नंबर्स आएंगे उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है और उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे वो हमारा 36 आता है। वो 3 नंबर्स क्या हैं इनमें से बताना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन एक करा रखा है, हमें ये 3 रेशोज़ दे रखी होती हैं, तो नीचे वाले का लेना होता है अपन को एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। नीचे का एलसीएम आएगा 12 से जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसीलिए एक स्टेप को यहाँ पे नहीं कराती, सिर्फ आधी चीज़ें बताती हूँ, आधी लिखती हूँ, ताकि आपको भी ऐसा ही पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना कि 12 एलसीएम लिया फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लिखो। 12 से काटा 6 और 6 और 4 आएगा और 4 दूनी 8 और 4 12 3 9, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे ये आगे, उसके बाद कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ये 3 नंबर्स, इन नंबर्स के साथ x ले लो, ठीक है, ये 6x 8x और 9x। सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले नंबर का जो डिफरेंस है वो 36 दे रखा है, तो 9 और -3 3x हो गया, वो दे रखा है 36, तो x कितना आ गया 12 आ गया। तो इसमें और इसमें पुट कर दो, वो नंबर्स आ जाएंगे। 12 6 72, तो 72 पहला, तो बाकी भी हो सकते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद है 12 8 96, मतलब ये वाला। आगे अगला चेक ही मत करो क्योंकि यहाँ आया ही नहीं है तीनों 96, ये वाला, तो मीन्स 4th ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर भी लो चाहे। 12 9 108, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। सो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। दो कोई नंबर लो, x ले लो, y ले लो, y ले लो, z ले लो, कोई भी 2 नंबर्स ले लो, उसके स्क्वायर्स का सम 145 है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर इज़ 3, उसमें से जो एक नंबर है, मीन्स अगर मैं x और y लेती हूँ तो उस x और y में से एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, हमें बताना है द अदर नंबर इज इक्वल टू। पहले क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले आपका फोकस यही रहना चाहिए पेपर में, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। 50% कैंडिडेट्स को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आते, आंसर कहाँ से निकालोगे। तो क्वेश्चन समझ आना सबसे बड़ी बात होती है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज़ 145। मैंने कोई x और y 2 नंबर उठाए, उसका स्क्वायर किया, बीच में सम किया, 145 है। इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर इज़ 3, अगर एक नंबर का, मान लो x का स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, तो हमें अदर वैल्यू निकालनी है y की। तो अब x को निकाल दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9, मीन्स x जो नंबर आ गया वो आ गया मेरा 9। अब जब x मेरा 9 आ गया, पुट x 9 इज इन दिस इक्वेशन, तो 981 प्लस y स्क्वायर, तो हमें अदर नंबर निकालना है। यहाँ से आपका अदर नंबर आ जाएगा, 145 में से 81 को माइनस कर दो, 4 और 6, तो y आ गया 8 के साथ मेरा 4th ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बढ़े 123 क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड थे हमारे पास, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री, ये 4 ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन समझो क्या है। इफ़ ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है उस पर ABC 3 पॉइंट्स हैं, विथ सेंटर O, जिसका O सेंटर है, सच दैट AOB हमारा 90 डिग्री है, एक एंगल तो प्रॉपर 90 डिग्री का है, BOC 120 है, ABC हमें निकालना है। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, ABC उस पर हमारे पॉइंट्स हैं, आप कहाँ कहाँ हैं वो यहाँ से बताएगा एंगल। AOB 90 डिग्री, लो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो बीच में O सेंटर होगा। AOB ये मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कह रहा है BOC, अब BO और C यहाँ पे कहीं जाएगा C, ये है 120 डिग्री। हमें निकालना है ABC मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। ABC हमें निकालना है, तो आप देखिए A ये C पॉइंट है, B और C, मीन्स आपको ये पॉइंट, ये एंगल निकालना है, एंगल ABC, B एंगल निकालना है। कहने का मतलब ये है यहाँ से। अब जब ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये ट्रायंगल का ये दोनों प्रॉपर्टी कितनी हो जाएंगी 45। इसके 2 मेथड्स थे करने के इस क्वेश्चन को। पहले ये वाला मेथड समझो, ये अगर 90 है तो ये 45, ये 45, ठीक है। अब अपन का ये 45 आ गया, ये पीछे वाला एंगल पता चल जाए तो बात बन गई, दोनों को जोड़ देंगे, ABC आ जाएगा। अब ये वाला एंगल निकालें कैसे, जब ये 45, ये आ गया 90, अब ये बीच वाला है 120, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तीनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कितनी होती है 180, तो कितना बचा 60, तो इधर से ये भी 30 और ये भी 30, तो ये कितना आ गया
75 प्लस 30, 75 नहीं 45, तो 5 और 4 और 3 7, तो हमारा 75 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, एक तो ये मेथड था, दोबारा देखो 90 एंगल था, ये हुआ 45 बचे हुए। ठीक है, तो ये 45, यहाँ है 120, तो ये हुआ 30 और 30, तो हमें बीच वाला एंगल ABC निकालना है, 45 प्लस 30 आंसर हो गया। एक और मेथड अब हमारे पास क्या हो सकता है इसको करने का, आपको अगर वो वाला प्रॉपर्टी याद हो तो, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, AOB हमारा पॉइंट है, दोनों मेथड से बता रही हूँ, जिसको जो इजी लगे वो कर लेना। ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये BOC था 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हाँ आप ले लो चाहे 45 हमारा ये आ गया। क्लियर, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये 45 आ गया, ये 45। अब जो हमारा सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट का हमारा एंगल कितना होता है 360। 360 में 120 और 90 गिवन है, तो कितना हो गया 210। 360 में से 210 को माइनस करोगे तो ये पीछे वाला कितना बचेगा, ये वाला पार्ट 0.5 150, ये बचा 150। ये C नाम था ना 150, तो ये जब 150 है तो चाहे 45 वाला करो ही मत, क्योंकि ये तो पहले वाला हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे O सेंटर है, यहाँ पे अगर 150 का एंगल है, उसके ये मेरा डायग्राम सही बना नहीं है, उसके जस्ट सामने वाला उसका हाफ होता है, तो ये डायरेक्ट B आ जाएगा 75। ये मेरा फिगर सही नहीं बना, ये एग्जैक्ट ऐसे बनेगा, ये फिगर अच्छा सा बन नहीं पाया। मीन्स ये अगर 150 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 75। ठीक है, दो मेथड से इसको करने के। अगला देखते हैं 124 क्वेश्चन, आपको जो सही लगे वो कर लेना। देखो ये वाला 124 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल का बराबर का एंगल दे रखा है, एंड देयर एरियाज आर इन द रेशो। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, उनका इक्वल एंगल्स हैं, एरिया इस रेशो में है, इसका एरिया 16, इसका रेशो 25। ठीक है, 16 रेशो 25 में इसके एरिया दे रखे हैं, रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसको A मान लो कि हमें A दे रखा है और B दे रखा है, कि A है हमारे पास 16 और B है हमारे पास 25। तो इसके अंदर ये एरिया गिवन है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमें A रेशो B गिवन हो एरिया, तो जब भी हमें हाइट निकालनी पड़ जाए, यहाँ पे हाइट की जगह अगर आ जाता साइड्स बताओ, तो या फिर हमें साइड निकालनी पड़ जाए, बाय नहीं है ये ऑब्लिक है, या तो आपको हाइट निकालनी पड़ जाए या फिर आपको साइड निकालनी पड़ जाए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √A रेशो √B कर दो, √A रेशो √B कर दो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका कोई लंबा मेथड नहीं करना। 16 और 25 अगर हमें दे रखा था, डायरेक्ट हाइट पूछे तो दे दो 4:5 आंसर, साइड भी पूछ लेता तब भी 4:5 देते। आज हाइट पूछी है, अगले 2020 के पेपर में आपको साइड पूछ लेगा, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमारा 4:5 के साथ फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगले पे देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 125, ट्रेपीजियम के फॉर्मूले की बात की गई है। ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हमें गिवन है 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, हाइट बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स। देखो ये है हमारा ट्रेपीजियम, ठीक है, ये है हमारी हाइट, एरिया हमें दे रखा है 1586। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ ऑफ साइड्स जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं और साथ में हाइट। ठीक है, उसने कहा एरिया गिवन है 1586 बराबर में हाफ, एक्स हमें गिवन है पैरेलल साइड्स में से एक साइड गिवन है हमें 84, दूसरी जो नॉन पैरेलल साइड है वो हमें नहीं गिवन। पैरेलल साइड्स इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड, अच्छा ये वाली पैरेलल साइड्स की बात कर रहा है जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसमें एक दे रखा है 84 प्लस में y हमें निकालना है, हाइट हमें गिवन है, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट होता है, दैट इज़ 26। ये आप कैंसिल आउट कर देंगे, कट गया, 13 से ये जाएगा 1 और 2 26, 2 और 2 26, पूरा 2, ये पूरा गया, मीन्स y आ गया 122 माइनस 84, तो आपका कितना हो जाएगा 8, 38 के साथ मेरा एक बार देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, फॉर्मूला यही लगना है, ऑप्शन हाँ यही है, फॉर्मूला यही था, ऑप्शन एक बार देख लेती हूँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक कॉनिकल टेंट, एक हमें कोन की शेप में एक टेंट दे रखा है। कोन कैसी शेप होती है, कोन की ऐसी, एक कोन की शेप में एक टेंट है जिसका एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है एट द वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लैंट हाइट। अब हमारी रेडियस हमें पता है ये होती है और ये हमारा
ये हमारी स्लैंट हाइट होती है और ये हमारी हाइट होती है। ये रेडियस है, ये हाइट है और ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। तीनों चीज़ों में आपको कोई डिफरेंस पता ही होंगे सारे। ये रेडियस, ये हमारी हाइट और ये हमारी स्लैंट हाइट। अब हमें देना है रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशो, ये चीज़ बतानी है R/L, ठीक है। अब हम कैसे करें, हमें सिर्फ गिवन है 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल। तो अब हम इसमें देखते हैं, फॉर्मूला लगा दो कोई, कॉनिकल टैंक, ठीक है। ये हमारा कॉनिकल टैंक, इसमें 60 डिग्री एंगल दे रखा है, ठीक है। 60 डिग्री ये है रेडियस और 60 डिग्री एंगल है। तो अगर हम इसको हाफ़ करें तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 और ये भी 30। जब ये 30 डिग्री एंगल हो गया, इसको बराबर नहीं हुआ था ये, तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री। जहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगा। ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल, तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा काम कर रहा है बेस का और ये हमारा काम कर रहा है हाइपोटेनियस का। और वैसे ये है रेडियस, ये है हमारी स्लैंट हाइट और ये है हमारी हाइट। समझ रहे हो, ये मैंने क्या लिखा है, दोबारा देख लो। ये है स्लैंट हाइट L, स्लैंट हाइट, ये है मेरी रेडियस और ये है मेरी सिंपल वाली हाइट, ठीक है। इस केस में ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। सो हमें देना है रेडियस और स्लैंट हाइट के बीच का हमें डिफरेंस। तो ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, तो हमारे यहाँ से टेंजेंट 30 क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, PBP और H, ठीक है। तो ये है हमारा टेंजेंट। तो यहाँ से टेंजेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स R, और बाय में बेस का मतलब ये वाली हाइट। तो R/H तो हो गया टेंजेंट 30, लेकिन हमें तो R/L देना है। तो R/L का मतलब क्या है, R परपेंडिकुलर मीन्स R और बाय में L बोले तो हाइपोटेनियस स्लैंट हाइट मीन्स L। ये रेशो कितना आ जाएगा, साइन, ये साइन है, ये कोस होता है, ये टेंजेंट होता है। तो साइन 30 डिग्री और साइन, ये 30 डिग्री एंगल है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2। सो R/L कितना आ गया 1/2। 1/2 के साथ मेरा फर्स्ट आंसर करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला चलते हैं 127वें क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 127 फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। दो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए और बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। दो यूनिक इंटीजर्स हमें गिवन है Q और R सच दैट A = BQ + R, ठीक है। देन R इज़, तो R क्या होगा, ये हमारा 10th क्लास का एक लेमा होता है, वो डायरेक्ट उसका रिजल्ट था A = BQ + R में जो R है वो B से तो छोटा होगा और <= 0 होगा, जो R है 0 और 0 से तो बड़ा हो सकता है लेकिन B से कभी भी बड़ा नहीं होगा, ना ही इक्वल होगा, ऑलवेज <= होगा। अब इसको ये डायरेक्ट आंसर था, इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। इसका थोड़ा सा प्रूफ बताती हूँ। ये A होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड = डिवाइज़र, B होता है हमारा डिवाइज़र इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। अब एक छोटे से एग्जांपल से देती हूँ आपको, मतलब मान लो ये 15 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिविडेंड कौन है हमारा, डिविडेंड ये होता है, डिविडेंड = डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ये डिवाइज़र है और यहाँ पे कोशेंट मीन्स यहाँ 7 और ये 14 पे गया, यहाँ आ गया रिमाइंडर 1, तो प्लस रिमाइंडर। अब जो ये हमें ये जो आंसर है करेक्ट, अब आप यहाँ से बिल्कुल एक एक चीज़ को ना एग्जाम्पल से भी देखो कि कैसे ये डायरेक्ट कैसे आया आंसर। तो ये ऐसे आया, जो हमारा रिमाइंडर है वो इस डिविडेंड से, ये B हमारा क्या है डिविडेंड ना, डिविडेंड = डिवाइज़र सॉरी, इससे B से हमारा ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज ये रिमाइंडर छोटा रहेगा, बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बराबर ही होना होता मीन्स मान लो यहाँ 2 ही आए, ये है नहीं 2 माइनस में, मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि यहाँ 2 है और यहाँ भी अगर 2 हो तो वो तो 2 से 2 फिर से कट जाएगा ना, तो वही चीज़ तो बराबर भी कभी नहीं होगा, तो ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा ये क्लियर होता है, ये आंसर है करेक्ट, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट आप लर्न करें, ये बहुत बार पहले भी एक बार पेपर में आया हुआ है, ये DSSB में भी एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ये डायरेक्ट इसका लेमा आंसर करेक्ट होता है। इसमें कुछ ऐसा लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे हाँ, इसका एक लंबा सॉल्यूशन है, वो आप 10th क्लास की बुक में NCERT में जाएंगे आपको मिल जाएगा। 128 क्वेश्चन देखते हैं, लेक्चर पहले ही लंबा हो चुका है।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसको दो मेथड से कर सकते थे, इसको डिटर्मिनेंट वाले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड जो आपको ईजी लगे आप उससे कर लीजिए बाय पॉइंट्स। देखो डिटर्मिनेंट वाले की अगर हम बात करें तो ये हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू यहाँ पे ए और सी प्लस ए और सी, और यहाँ पे माइनस ए और सी माइनस ए। जो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 1 1 और बराबर में होता है 0। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, हाफ उधर जाएगा तो ये हाफ वैसे हट गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप इसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में ए, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में ये बीच वाले को माइनस के साथ रखते हैं और फिर ये और ये हट जाएगा, दिस माइनस दिस, फिर 1 लोगे ये हट जाएगा, दिस माइनस दिस। एक तो ये मेथड है हमारे पास। दूसरा क्या मेथड है, हाफ, उसमें भी वो हाफ उधर जाके वैसे भी है चीज़ सेम ही, बस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, ये डिटर्मिनेंट से मैंने बता दिया। दोनों मेथड आप कर सकते हैं। और में लिख लीजिए हाफ ऑफ, तो इसमें स्टार्टिंग में ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। सो सबसे पहले होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता रही हूँ, x1, तो अगला होता है y2 माइनस x1 लेंगे तो 1 के बाद 2 और 3, y2 माइनस y3 प्लस में x2, यहाँ 1 फिर 2 3, अगर 2 है तो फिर 3 और 1 सीरीज़ में होता है। इसमें बहुत से कैंडिडेट्स बोलते हैं फॉर्मूला लर्न करना नहीं आता। देखो 1 2 3, फिर आगे आ गया 2 के बाद 3, फिर घूम के 1, फिर 3, तो अब 3 के बाद शुरू में आएगा 1, फिर 2। इसमें फॉर्मूले में भी लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हाफ उधर जाके 0 होगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू उसको पुट कर दोगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ, कर लेना सॉल्व। इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ए स्क्वायर नहीं आता फिर आप कमेंट कर देना मुझे डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 130 तक क्वेश्चंस कराने हैं। अगले लास्ट 20 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में करेंगे। सो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 129, 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर रेडियस के 2 इक्वल सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट सच दैट, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करते हैं, सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है। मीन्स ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। तो यहाँ से अगर ये आर रेडियस है तो जो अगला सर्कल है उसके रेडियस को काटता हुआ बनता है। दैट मीन्स, समझ रहे हो, ये कहने का मतलब ये है कि इसकी रेडियस भी यही आर है, इसकी रेडियस भी यही आर है। तो हम ऐसे बनाते हैं, दोबारा बनाती हूँ। ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस आर थी हमारी, फिर हमने इसी रेडियस से एक और सर्कल लिया, मीन्स इसकी रेडियस भी यही आर है, ये सेंटर पॉइंट, इसका ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब इसको आधा करोगे तो ये आधी रेडियस हो गई, ये आधी रेडियस हो गई। ठीक है, अब ये रेडियस है तो इसके हर पॉइंट पे ये सारी रेडियस ही है ना। ऑब्वियस ही बात है, सर्कल के यहाँ पे जब सेंटर में रेडियस है, सेंटर से यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स की रेडियस ही हैं। तो ये वाली पॉइंट की भी ये रेडियस आर है। अब हमें क्या कह रहा है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल इज, जो कॉमन कोड है, अब कॉमन कोड कौन सी है दोनों की, ये होती है कोड। ठीक है, कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, कुछ नेमिंग दे लो, A B C D E, नाम दे लो अपने हिसाब से, हमें AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाम मैंने इसलिए दिया, अभी बताती हूँ आप गलती कहाँ करके आए थे बहुत सारे कैंडिडेट्स। AD हमें निकालना, मैंने इसलिए नाम दिया AD, AE नहीं निकालना। देखो अब हमें करना क्या है, इट इज़ r/2, इट इज़ अगेन r/2 एंड इट इज़ r। तो अब ये परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो r स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर, तो r²/4 और का अंडर रूट, तो ये साइड आ जाएगी ये साइड, समझ रहे हो, ये निकाल रहे हैं हम, यहाँ से ये निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3r² और 4r² माइनस r², 3r²/4 का अंडर रूट, तो ये कितना हो गया, यहाँ से अंडर रूट 3r और नीचे 2, ये आ गया। जैसे ही यहाँ आया फटाफट से कराए गलत, ये लगा के आ गए तो गलत हो गया हमारा आंसर, ये नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये आया है AE, उसने पूछा है लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स, दोनों सर्कल्स की कॉमन कोड है हमारी AD। दैट मीन्स ये आया है AE, √3/2r। सेम वे में √3/2r यहाँ भी होगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, 4th ऑप्शन। बहुत सारे गलतियाँ करके आए थे इस आंसर पे, जो कि नहीं था, ये दो तो है ही नहीं, ये आंसर करेक्ट है। आज के आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा।
सो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन 130 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश कर दूंगी। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल लेना है, D मिड पॉइंट लेना है, किस किस का, BC का मिड पॉइंट लोगे D, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट लेंगे हम E, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, जो BED ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ABC, 1/3 ऑफ ABC, 1/5 ऑफ ABC या फिर 2/5 ऑफ ABC। आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 8 था ये, 9 में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसका आपको PDF डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 9 में।